पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान विषय का दूसरा चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। चैप्टर का नाम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि चैप्टर का नाम याद होना जरूरी है, उसका मतलब भी आना जरूरी होता है। ठीक है, इसका नाम मतलब चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है प्राणियों में पोषण, यानी कि सभी प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी और जंतु ऐसा नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो पेड़ होते हैं वो अपना भोजन सूर्य से प्रकाश को लेकर, ठीक है, और मिट्टी से जल को लेकर, वायु को लेकर आराम से अपना भोजन जो है बना लेते हैं। लेकिन क्या हम लोगों में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर पाते, हमें अपना भोजन बनाना पड़ता है या फिर दूसरे पौधों से लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो सीधे ही पौधों को खा जाते हैं, जैसे कि खरगोश। क्या हुआ कि कुछ घासें हैं और खरगोश सीधे ही आकर उस घास को खाता है। ठीक है, खरगोश कैसे खाता है? सीधे ही उस घास को आके खा जाता है। तो कुछ पौधे कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। ठीक है, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई घास है, ठीक है, यह एक मैदान हो गया, वहाँ पे कुछ घासें ऐसे ऐसे करके उगी हुई हैं। तो क्या होगा कि वहाँ पे मान लीजिए चूहा पाया जा रहा है। ठीक है, नहीं चूहा पाया जा रहा तो ग्रास होपर्स हैं, टिड्डे ग्रास होपर्स हैं, तो वो इस पौधे को खा रहे हैं। ठीक है, जब ग्रास होपर पौधों को खाएंगे तो वहाँ पे मेढक भी कुछ हैं। ठीक है, और मेढक उस ग्रास होपर को खा ले रहा है, यानी कि इसने भोजन प्राप्त किया पौधे से और इसने प्राप्त किया मेढक ने ग्रास होपर से। ठीक है, और मेढक को कौन खा गया? मेढक को खा गया सांप, और सांप को खा गया ईगल यानी कि बाज। तो ऐसे करके एक आहार श्रृंखला बनी होती है कि किस जंतु को कौन खाएगा, ऐसे करके होता है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कर तो रहे हैं पौधे से ही भोजन प्राप्त ना, शरीर को। ठीक है, तो जो शरीर होता है, हमारे शरीर को पोषण के लिए पौधों पर ज़रूर निर्भर होना रहता है। ठीक है, तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ठीक है, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण कीजिए, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको उनके नाम लिखना है कि आपने कक्षा 6 में जो पढ़ा था खाद्य। ठीक है, उसमें भोजन के अनेक संघटक होते हैं, जिसमें आपको स्मरण करके अपना उसका नाम लिखना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कुछ संघटक जो होते हैं जटिल होते हैं। अनेक जंतुओं में जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः उनको सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में जटिल हो गया डाइसेकेराइड, ठीक है, उसको मोनोसेकेराइड में तोड़ना रहेगा, जिससे मतलब हमें ऊर्जा अच्छी तरीके से मिल सके। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम सीधे रूप से, जिससे ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें सीधे रूप से उनका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको सरल पदार्थों में तोड़कर, ठीक है, तो उनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते, तो उनको हम सरल पदार्थों में पहले तोड़ते हैं, फिर उससे हम क्या करते हैं, ना ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। हमने जटिल पदार्थ खाया, ठीक है, जैसे कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका 30% पाचन हमारे माउथ में हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारे पेट में गया, उसको वो पचा और किसकी प्रोसेस हुई? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई। उसके बाद सैक्ट्रिक एसिड साइकिल चला, ऐसे बहुत सारे साइकिल चलेंगे और पाचन की क्रिया जो होगी पूर्ण होगी। जो अच्छे पदार्थ रहेंगे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, और जो खराब पदार्थ होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, वो क्या होंगे? हमारे शरीर से निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो यही चीज़ बोल रहा है, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ, ठीक है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि जीव
विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी कि जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं, पौधों के मकरंद को चूसते हैं, यानी पौधों के मीठे रसों को वो चूस जाते हैं। मकरंद का अर्थ होता है मीठा रस। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी अपना शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं, यानी कि समूचा यानी सम्मा, ठीक है, सम्मा यानी कि पूरा के पूरा, ठीक है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं, और जल में पाए जाने वाले कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि अपने आसपास पानी में तैरते हुए जो पाए जाएंगे प्राणी, उन प्राणियों का भक्षण कर लेंगे, उनको खा के अपना ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 2.1 में देखेंगे कि सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। आपने सारणी 2.1 के अंतर्ग्रहण की विधियाँ, ठीक है, इसमें देखेंगे जो घोंघा होता है उसका चींटी, चील, मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। आहार के प्रकार, उसकी आहार की विधियाँ आपको लिखना है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पोषण, ठीक है। उसके हम अगले पार्ट 2 को देखेंगे कि जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा उसके बाद हम पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें कुछ अद्भुत सत्य के बारे में दिया गया है, यानी कि स्टारफिश जिसको हम तारा मछली बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टारफिश जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, यानी कठोर कवच यानी कि जो जिस जंतुओं में कठोर कवच पाया जाता है और वो कवच किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, उन जंतुओं का आहार जो है ये करती है, उन जंतुओं को खाती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, जैसा कि नॉर्मली ह्यूमन में नहीं होता, मगर सितारा मछली क्या करती है, जब वह अपना कवच खोल लेती है तो यह अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है, जो कि उनका कवच फोड़ देगी, ठीक है, कवच को फोड़ेगी, इसके बाद उसके अंदर जो कोमल पदार्थ रहेंगे जंतुओं के उनको खाती है और फिर अपने आमाशय को क्या करेगी, शरीर में वापस डाल देगी और इसका आहार जो है धीरे धीरे पच जाता है। और सारणी 2.1 में लिखिए कि आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों के विवरण में लिखने में सहायक है जिन जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 2.2 में कि मानव में पाचन कैसे होता है, कि हम लोगों में पाचन कैसे होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने भोजन को अंदर लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, यानी कि हम जो भोजन लेते हैं उसका जो भाग पच जाता है वो तो ठीक है, जो नहीं पचता उसको हम मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और क्या होता है कि क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या अभी आपने कभी भी जानने की कोशिश की है कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसका क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला तो आप कह सकते हैं मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, यानी जो क्षुद्रांत होता है इसको छोटी आंत बोलते हैं, जो बृहदांत होता है इसको बड़ी आंत, ठीक है। और यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे माउथ, ठीक है, इसको बोलेंगे माउथ, इसको बोलेंगे फेरिंग्स, इसको बोलेंगे स्टमक, ठीक है, स्टमक, और इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो मलाशय से जुड़ी होती है, जो बड़ी आंत होती है वो मलाशय से जुड़ी होती है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया। ये जो होता है भाग बड़ी आंत का होता है। ये जो छोटी आंत होती है बड़ी आंत से तो बहुत बड़ी है, मतलब मगर इसको छोटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है ना बड़ी आंत से कम होती है, यानी कि दोनों श्रृंखलाएँ एक पाइप की तरह होती हैं, ठीक है। ये छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई। इसको इसके लंबाई के हिसाब से नहीं नापा जाता बल्कि इसकी चौड़ाई के हिसाब से नापा जाता है। इसकी चौड़ाई वाइडनिंग कम होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ी तो यह होती है क्योंकि ऐसे मुड़ कर जो है उसमें बड़ी आंत के अंदर समाहित होती है, ठीक है। और बड़ी आंत कहाँ होती है, देखिए यहाँ पे मलाशय है तो यहाँ पे बड़ी आंत ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ठीक है, ये आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। सभी भाग मिलकर, ठीक है, सभी भाग मिलकर
आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लाल ग्रंथि, ठीक है, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस का स्रावण करती है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आहार नाल से लेकर सभी ग्रंथियां मिलकर पाचन का निर्माण करती हैं। देखिए, हम देखेंगे कि यहाँ से हमने भोजन लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रुकिए मैं नॉर्मली ऐसे बताती हूँ। यहाँ पे आपका मुख होता है, ठीक है, यहाँ से आप भोजन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, भोजन को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ये हो गया वायुनाल। ठीक है, यानी कि जहाँ से वायु आपके फेफड़ों में जाता है, यहाँ पे आपका फेफड़ा होता है। ठीक है, सॉरी गलत बन गया, हाँ यहाँ पे आपका फेफड़ा होता है। ठीक है, यहाँ होता है डायाफ्राम। तो क्या होता है कि जो ये वाली पाइप होती है, ठीक है, वाइंड पाइप जो होती है, ये पाइप और जो खाद्य पाइप होती है, खाने वाली पाइप होती है, ठीक है, फूड पाइप, वो एक जगह पे मिलती हैं, उनको बोलते हैं हम फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से संरचना होती है यहाँ पे। यानी कि आपने कभी ये सोचा है कि कभी हम सांस लेते हैं तो जो खाना मतलब हम सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हैं, तुम्हारा खाना सांस वाले पाइप में क्यों नहीं जाता, ठीक है, वायु वाले पाइप में क्यों नहीं जाता। या फिर जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो ईयर है, हमने सांस लिया, हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, तो ये ऑक्सीजन जो है वो खाने वाले, मान लीजिए ये वाइंड पाइप है, ठीक है, वाइंड पाइप है, फूड पाइप है, तो हमने खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया तो ये वाइंड वाले में क्यों नहीं जाता, और सांस लिया तो ये फूड वाले में क्यों नहीं जाता। जानते हो, यहाँ पे एक इस प्रकार का ढक्कन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं घाटी ढापन, बोलते हैं उसको घाटी ढापन। वो क्या करता है कि जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब आपने खाना खाया तो ये घाटी ढापन यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, आपने यदि फूड को इनटेक किया है तो ये घाटी ढापन इस पे लग जाएगा, क्योंकि आपके ईयर वाले पे आपका फूड बिल्कुल भी न जाए। और यदि आप मतलब कि देखिए, यदि आप सांस ले रहे हो तो ये इस पे लग जाएगा कि आपके फूड पाइप पे न जाए। तो घाटी ढापन का कार्य ये है। ये हमारा हो गया फूड पाइप। इसके बाद ये हो गया अमाशय, इसको बोलेंगे अग्न्याशय। ठीक है, यहाँ पित्ताशय होता है, यहाँ पे होता है यकृत, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे होगा छोटी आंत, यहाँ होगा छोटी आंत और यहाँ होगा बड़ी आंत। फिर क्या होगा, मलाशय, और यहाँ गुदाद्वार, जहाँ से बेकार, जैसे जो कि बेकार पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उसका हम क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे आहार नाल के बारे में, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू। तो आज हम लेके आए हैं पोषण वाले चैप्टर का कक्षा 7 के अध्याय का जो है तीसरा वाला पार्ट। ठीक है, तीसरा वीडियो है ये हमारा। तो इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था आहार नाल, ठीक है, उसके बाद उसके आगे का हम देखेंगे सारे भागों को विस्तार से। तो इसमें हम पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहिका। ठीक है, जो मुख होता है वहाँ से भोजन क्या किया जाता है, अंदर की तरफ लिया जाता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद बूझो, ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ते आए हैं, एक बूझो होता है, एक पहेली होता है, पहेली होती है। ठीक है, ये चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है, यानी कि इसके सन्निकट यानी कि लगभग, ठीक है। ऐसे कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। जो बूझो है उसके मन में यह शंका है भाई कि इतनी बड़ी पाइप जो है हमारे पेट में ऐसे कैसे समा सकती है। तो हम दांतों की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं।
दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। हमारे दांत कई प्रकार के होते हैं, उनके कार्य भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अब क्रियाकलाप 2.2 में देखेंगे कि आप हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। ऐसे नहीं करना, गंदे हाथों से अपने मुंह को नहीं छुआ जाता, ठीक है, कीटाणु मुंह में चले जाएंगे। इसलिए आप हाथ धोकर आराम से दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छू कर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने दांत कितने प्रकार के हैं, ठीक है। एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चिढ़ने यानी उसको बेधने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। आपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। प्रेक्षण सारणी 2.2 से यहाँ पे लिया गया है कि जो कर्तन होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। वो ऊपरे जबड़े में कितने होते हैं, निचले जबड़े में कितने होते हैं, पूरा कितने पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे अब देखेंगे कि दूध के दांत तथा अस्थायी दांत क्या होते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? यानी कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे दांत सबसे पहले टूट जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होते हैं, अस्थायी दांत जो होते हैं हमारे मुख में वापस आने लगते हैं। तो हमारे दांतों का प्रथम सेट यानी कि शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु यानी शैशव काल यानी जब हम शिशु के रूप में रहते हैं तब वो निकलता है, और 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत जो हैं वो गिर जाते हैं यानी टूट जाते हैं। इन्हें किसका ऐसा कहते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। यानी कि जो अस्थायी दांत होते हैं वे जब टूटते हैं, जब हम वृद्धावस्था में चले जाते हैं तब हमारे अस्थायी दांत जो है टूट जाते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। यदि आपके दांत मजबूत हैं, ठीक है, तो वह पूरे जीवन भर बने रहेंगे। यदि वह कमज़ोर हैं तो वृद्धावस्था में वे गिरने लगेंगे। देखिए यहाँ पे दांतों की संरचना दी गई है कि जो चवर्णक होते हैं, देखिए यहाँ पे 3 दिए गए हैं, यानी कि जब निचले जबड़े में 3 है तो ऊपर वाले जबड़े में भी 3 होगा, ठीक है। देखिए 3 इधर 3 इधर यानी कि पूरे 6 हो गए। और जो अग्र चवर्णक है वो 2 इधर 2 इधर यानी कि 4, और रदनक 1-1 है, और कृंतक भी 4-4 हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे ऊपर वाले जबड़े में भी होंगे, जैसे कि नीचे होंगे वैसे ऊपर भी होंगे। तो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है, ठीक है, जो लार को स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका हम पता लगाएंगे। 2 परख नली लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कर लीजिए। आपको 2 परख नली लेना है। एक परख नली ये है, इसको हम चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। जो हमारा ए है आपको उसमें क्या करना है, उबला हुआ 1 चम्मच चावल डाल देना है। ये लीजिए भाई, हमने चावल डाल दिया, ठीक है। और चावल मुख में लेकर, ठीक है, 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में डालिए। आपको 3 से 4 मिनट तक चबाना है। थोड़ा सा 1 चम्मच चावल, उबला हुआ चावल मुंह में लेकर चबा के इसमें डालना है, इसमें ऐसे डाल देना है, ठीक है। अब दोनों परख नलियाँ 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए तथा परीक्षण कीजिए कि आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर है। देखते हैं कि परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा कीजिए। अपने मित्र एवं अध्यापक से चर्चा आपको करना है कि लाल रस, ठीक है, लाला रस जो है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप इसको बाहर भी निकालते हो, ठीक है। क्या आपको जीभ को मिलाने का कार्य करती है? क्या आपको जीभ को मिलाने का जीभ के कार्य ज्ञात है?
क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार जो है मिलाने का कार्य करता है। तो मिठाइयाँ और क्षय दंत क्षय, ठीक है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात हम अर्थात मुँह को साफ करते हैं, क्योंकि मुख में अनेक जीवाणु जो होते हैं वास करते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा को विघटन अम्ल निर्मोचित करते अम्ल बनाते हैं। जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 को देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं और इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और यह चरम अवस्था में ही टूट के गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्या होगा कि जो हम लोग ऐसे बोलते हैं दांत में कीटाणु लग गए हैं, ठीक है, दांत काला काला हो जाता है और दर्द करने लगता है। नॉर्मली बच्चों में ये ज़्यादा होता है, जो कि अच्छे से ब्रश नहीं करते, चॉकलेट खा के ऐसे सो जाते हैं, तो उनमें होता है ऐसा। और मान लीजिए किसी नॉर्मल व्यक्ति में भी ऐसे ही हो जाता है, तो उसी को दंत क्षय कहते हैं, यानी दांत में कीड़े लग जाना। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करके दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला भी करनी चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे दंत क्षय न हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में। थैंक यू। हम चैप्टर का चौथा वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जीभ जो होता है हमारे भोजन को मिलाने का कार्य करता है और क्या करता है, निगलने में भी सहायता करता है। जीभ द्वारा हम स्वाद का पता भी लगा लेते हैं, क्योंकि जीभ में जो होते हैं स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, कहीं मीठा, कहीं खट्टा, कहीं कड़वा, ठीक है, कहीं नमकीन। तो हम 2.4 के क्रियाकलाप द्वारा इस स्थिति का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। देखते हैं कि क्रियाकलाप 2.4 हमारा क्या है कि निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू के रस का विलयन, नीम की पत्ती अथवा करेले का, क्योंकि ये जो होगा कड़वा का होगा। ठीक है, नमकीन, नींबू का खट्टे, चीनी और मीठा। ठीक है, तो अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। आपको अपने किसी मित्र को बुलाना है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना है और उसको क्या करना है, जीभ को आप बाहर निकालिए, भाई सीधी करिए। तो उसमें आपको चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर 2.6 वाला देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ गया, 2 नीचे होगा, पता नहीं कहाँ पे है, सॉरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि चित्र 2.6 में दिखाए गए 2.7 यहाँ, 2.6 यहाँ पे है, सॉरी मैं भूल गई थी कि जीभ के स्वाद के विभिन्न क्षेत्र हैं। तो आपको दिखाए गए उस स्थान पे आपको रखना है। ठीक है, उस उपरोक्त विलयन में से किसी विलयन के नमूने को 2 बूंद डालना है उसकी जीभ पे, फिर विलयन को लिख के दांतों को कुतरने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को, जो दांतों को कुदेरने यानी कि जो दांत से कुछ खाने को फंसे हुए टुकड़े को निकालने के लिए जिस सिक का उपयोग करते हैं ना, उस सिक का उपयोग करके आपको डालना है और इस प्रक्रिया को विलयन के साथ दोहराते रहिए, यानी सारे विलयन को अलग अलग से डालते रहना है। न मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्वाद कलिकाएँ कहाँ पर पाई जाती हैं। और भोजन नली के बारे में देखेंगे। निगला हुआ ग्रास नली, ठीक है, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली और या फिर ग्रसिका में जाता है। और ग्रसिका गले की वच्छ से होती हुई ग्रसिका की भित्ति से संकुचित से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन यानी उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने उल्टी किया हो। इस कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों के अध्यापक को इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे आपने भोजन किया, ये ग्रास नली से होते हुए आपके कहाँ गया, आमाशय में चला गया। ठीक है, पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है।
तो जो अमाशय होती है, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटे एवं जे आकार की स्थिति आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है यही, क्योंकि जो हमारा आहार नाल होता है एक पाइप होता है, कहीं पे उभरा हुआ, कहीं छोटा, कहीं पतला, कहीं मोटा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, यह एक ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरे क्षेत्र क्षुद्रांत में खुलता है। कभी कभी जब जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है, जैसे कि आप कभी जल्दी जल्दी खा रहे हैं या फिर खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी आती है या हिचकी आती है, अथवा घुटन का अनुभव होता है या खाद्य कणों में श्वास नली के प्रवेश करने के कारण होता है। यानी कि मैंने जैसा कि बताया, जब घाटी ढापन होता है या आपने भोजन लिया तो वह किसको ढक देगा? श्वास नली को। और यदि आप सांस ले रहे हो तो घाटी ढापन किसको ढकेगा? ग्रास नली को। लेकिन कभी कभी नॉर्मली ये फंक्शन नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि भोजन ग्रास नली के बदले थोड़ा थोड़ा श्वास नली में भी चला जाता है, जिस कारण से आपको खांसी आ जाती है। यह ग्रसिका के साथ चलती रहती है। ठीक है, परंतु ग्रसिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, तो जब उल्टी हमें होती है, बस भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आ जाती है, खांसी उठती है। ठीक है, तो अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचन स्रावित करता है, एक पाचक रस को स्रावित करता है। श्लेष्मक अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल अनेक ऐसे जंतुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और पाचक रस जो होते हैं प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करते हैं? विघटित कर देते हैं। आज के लिए यही इतना है बस। थैंक यू।